हिंदी अध्याय 11 चीट शीट। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। पीसी ज्वेलर के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता दर के साथ एआई विश्लेषण। पीपी स्टॉक। माइकल के सामने एक बड़ी भारी भरकम बिल्ली की लाश पड़ी थी, जिसके चमड़े के पीले भूरे रंग के बाल और काले धब्बे थे। उसके माथे में एक रत्न जड़ा हुआ था, जिससे माइकल को आसानी से याद आ गया कि वह किस तरह का राक्षस था। एक पूरी तरह से परिपक्व जेम जगुआर। यह एक निम्न स्तरीय एक राक्षस है, माइकल ने खुद से बुदबुदाया। वह फेनरा की ओर मुड़ा और ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुमने आसपास के जंगल में कई जेम जगुआर देखे? जेम जगुआर के शरीर पर कई गहरे घाव थे, जिससे साफ जाहिर था कि फेनरा जैसा वीर समन भी एक मॉन्स्टर को एक ही वार में नहीं मार सकता था। माइकल को पहले तो ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे बुरा लगा। फेनरा ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहा था, लेकिन उसने पहले ही एक मॉन्स्टर को ढूंढकर मार डाला था। इसका मतलब ये हो सकता है कि फेनरा भाग्यशाली और कुशल था, या इसका मतलब कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। पूरा जंगल एक राक्षसों से भरा है। सुरक्षा अवरोध के साथ साथ चलते हुए मुझे जिन कई प्रकार के राक्षसों का सामना करना पड़ा, उनमें से एक रत्न जगुआर है, फेनरा ने उसे बताया। वह घायल नहीं था और उसने रत्न जगुआर को मारने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की थी, क्योंकि उसने क्षेत्र के सुरक्षा अवरोध का इस्तेमाल किया था। क्या पूरा जंगल एक राक्षसों से भरा है? माइकल ने अपनी चिंता को जोर से व्यक्त करने से पहले सोचा, क्या आपका मतलब है कि जेम जगुआर आपके द्वारा देखे गए सबसे कमजोर राक्षसों में से एक है? इस क्षेत्र में कोई टेलेस राक्षस नहीं है। ये सबसे कमजोर राक्षस है, फेनरा ने शांतिपूर्वक पुष्टि की तथा निम्न श्रेणी एक जेम जगुआर की ओर इशारा किया। सभी प्राणियों की शक्ति सीमा को न केवल स्तरों में विभाजित किया गया था, बल्कि प्रत्येक स्तर की परिष्कृति की डिग्री के अनुसार उसे और भी वर्गीकृत किया गया था। यह आमतौर पर 4 तरीकों से किया जाता था: निम्न, मध्यम, उच्च, शिखर। कुछ जातियों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन अंत में सब एक ही था। फेनरा को देखकर माइकल को भी शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन हीरोइक समन का शांत रवैया दिल को शांत करने के बजाय अधिक परेशान करने वाला था। एक मॉन्स्टर, क्या इसीलिए मुझे फेनरीर के लॉयल्टी लिंक से अचानक ऊर्जा का विस्फोट प्राप्त हुआ? चूंकि माइकल ने कभी ओरिजिन एक्सपेंस की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि परिष्कृत होने पर उसका वॉरून कैसी प्रतिक्रिया देगा। लेकिन देखने में तो दोनों में से कुछ भी खास नहीं था। वॉरून के परिष्कृत होने से उसे थोड़ी झुंझुनी हुई, और लिंक ऑफ लॉयल्टी में फैलती ऊर्जा का प्रवाह बमुश्किल महसूस हो रहा था। अब ये कैसे महत्वपूर्ण हो गया? वह मन ही मन खुद से चिल्लाया। माइकल को अभी अभी एक चौंकाने वाली बात पता चली थी, एक मॉन्स्टर्स ने उसके इलाके को घेर लिया था। वह किसी और चीज के बारे में सोच भी कैसे सकता था? आमतौर पर एक लॉर्ड ऐसे क्षेत्र से शुरुआत करता था जहां ज्यादातर टेलेस मॉन्स्टर्स रहते थे। दुर्लभ मामलों में नए नियुक्त लॉर्ड्स के शुरुआती क्षेत्र में एक मॉन्स्टर्स होते थे। फिर भी ज्यादातर मामलों में एक मॉन्स्टर्स काफी शांत होते थे। दुर्भाग्यवश ऐसा लग रहा था कि माइकल की बुरी किस्मत ने एक बार फिर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। क्या फेनरा बिना सुरक्षा अवरोध के जेम जगुआर को मार पाएगा? नहीं, भले ही वह एक वीर समन हो, फिर भी वह बिना स्तर का है। माइकल ने सोचा। उसका चेहरा उदास हो गया। सुरक्षा अवरोध के बिना अब तक उसका इलाका बुलडोजर से ध्वस्त हो चुका होता। ये फेनरीर के पहले शिकार से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी, और यह निश्चित रूप से सुखद नहीं थी। यदि उसने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो 10 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसका क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं अपने इलाके का भविष्य ऐसे ही अधर में छोड़ दूंगा, तो बस समय की बात है कि मेरी यात्रा शुरू होने से पहले ही बुरी तरह खत्म हो जाएगी। सब कुछ फेनरा पर छोड़ना भी ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि माइकल टाइगर फैन को अभी उजागर नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे टाइगर फैन को वॉरून से वापस लाने से रोक रही थी, हालांकि उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसे इस बात से राहत मिली कि वह घर से एक छिपी हुई कलाकृति लेकर आया था और किसी को इसके बारे में पता नहीं था। मुझे इस बात से राहत क्यों है? क्या मुझे इसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए और फेनरा को शिकार करने में मदद नहीं करनी चाहिए? इस तरह हम दोनों ही इसके शोधन स्तर को बढ़ा सकते हैं। या क्या मुझे एक मॉन्स्टर का सामना करने की चिंता है, जबकि मैं अभी भी टीएलएस हूं? शायद यही बात है। जब माइकल गहन विचारों में डूबा हुआ अपनी नजरें जेम जगुआर पर गड़ाए हुए था, टियारा खिलखिलाकर मुस्कुराए।
वह जेम जगुआर को करीब से देखने के लिए नीचे झुकी और एक पल बाद अपना ध्यान फेनरा पर केंद्रित कर लिया। कृपया मुझे रत्न जगुआर को काटने में मदद करें फेनरा। टियारा ने फेनरा के भाले की ओर इशारा करते हुए अनुरोध किया। उनके पास कोई और हथियार नहीं था। आखिरकार माइकल ने टाइगर फैंग को छिपाए रखा, भले ही उनकी स्थिति हर संभव मदद की मांग कर रही थी। टियारा की विनती सुनकर फेनरा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह कई सेकंड तक टियारा को घूरता रहा। टियारा को फेनरीर के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव पर हैरानी हुई, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं थी। एक सच्चा योद्धा निहत्था रहना कभी स्वीकार नहीं करेगा। भाला फेनरीर की आखिरी जीवन रेखा माना जा सकता था और वह उसे बिना लड़े किसी को नहीं सौंपेगा। मेरा सोलट्रेट फेनरीर के भाले से बेहतर होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करके मैं सब कुछ आसानी से निकाल सकता हूं। माइकल ने स्थिति बिगड़ने से पहले ही हस्तक्षेप किया। वह निश्चित नहीं था कि टियारा और फेनरीर के बीच तनाव कहां से आया, क्योंकि वह गहन विचार में था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके क्षेत्र के केवल 2 लोग लड़ें। माइकल टियारा के बगल में उखड़ू बैठ गया, उसकी नजरें लाश पर टिकी थीं। वह कुछ देर तक जेम जगुआर को देखता रहा, मानो उसके पूरे शरीर में सिहरन फैल गई हो। पहली बार उसने किसी राक्षसी लाश को इतने करीब से देखा था। वहां बहुत सारा खून था और अंतिम परीक्षा में एमेक्टिल्स के खिलाफ लड़ाई की तुलना में सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। एमेक्टिल्स को वास्तविकता से फिर से बनाया गया था, लेकिन आखिरकार वे सिर्फ भ्रम थे। यह उस राक्षस की लाश से अलग था, जो मारे जाने पर अनगिनत कणों में नहीं बदलती थी। अब तुम भगवान हो, तुम्हें मजबूत बनना होगा, एक आदर्श, एक सच्चा नेता। अपना काम ठीक से करो, मूर्ख, उसने खुद को डांटा। एक क्षण बाद उसने अपने हाथ बढ़ाए और लाश से कुछ सेंटीमीटर ऊपर रुक गया। उसकी हथेलियों में सुनहरी रोशनी की कई धारियां उभरी। सुनहरी रोशनी की धारियां लाश तक पहुंची और अपना काम शुरू कर दिया। राक्षस के माथे में जड़ा रत्न अपने आप अलग हो गया और माइकल के सामने फिर से प्रकट हो गया, बिल्कुल सही सलामत। टेनिस बॉल के आकार के उस रत्न पर एक भी खरोंच नहीं थी। हालांकि बात बस इतनी ही नहीं थी। रत्न के बगल में एक काली गेंद प्रकट हुई, जिसके बीच से नीली चमकती रोशनी की धारियां फैल रही थीं। यह आकार में भी लगभग बराबर ही थी और एक मॉन्स्टर कोर थी। हर राक्षस का एक राक्षस कोर होता था। मूल की ऊर्जा राक्षस कोर में संचित और संग्रहित होती थी, जिससे उसका शोधन होता था। बदले में राक्षस कोर राक्षस के शरीर और मन का शोधन करता था। इस पहलू में ये युद्ध रून के समान था। एक कम गुणवत्ता वाला, बिना क्षतिग्रस्त टियर एक मॉन्स्टर कोर और एक टियर एक रत्न। लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूं, माइकल ने सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों सामग्री उसे कितनी कीमत दिलाएंगी। कारीगर मॉन्स्टर कोर और रत्नों का इस्तेमाल कलाकृतियां बनाने के लिए करते थे, इसलिए उनका कुछ न कुछ मूल्य जरूर होगा। हालांकि माइकल ज्यादातर वस्तुओं की कीमतों से ज्यादा परिचित नहीं था, लेकिन जेम जगुआर के अंदर अभी भी और भी कीमती सामग्रियां और वस्तुएं थीं। माइकल की ऊर्जा जल्दी ही खत्म हो गई, लेकिन उसने लाश में कीमती संसाधनों की तलाश के लिए एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल जारी रखा। और मानो संकेत मिलते ही चमड़े के चर्मपत्र उसके सामने प्रकट हो गए। कुल 4 चमड़े के चर्मपत्र थे और वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें उसके लिए खासतौर पर डिजाइन किया हो। हर चमड़े का चर्मपत्र लगभग एक ही आकार का था, उसकी हथेली में बिल्कुल फिट आ रहा था। यह क्या है? ओह! माइकल चिल्लाया। उसने चर्मपत्रों को हवा में ऊंचा उठाया और खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा। तभी उसके दिमाग में एक सूचना कौन थी? समन स्क्रॉल के टुकड़े। माइकल जानता था कि ओरिजिन एक्सपेंस में कुछ राक्षसों के पास लूट की चीजें, जैसे समन स्क्रॉल, निर्माण ब्लूप्रिंट, अनोखी क्राफ्टिंग सामग्री और यहां तक कि कलाकृतियां, गिरने की संभावना कम थी। गिरने की दर बेहद कम थी, लेकिन फिर भी मौजूद थी। हालांकि माइकल ने कभी नहीं सुना था कि समनिंग स्क्रॉल के टुकड़े गिरना संभव है। राक्षस जितना ज्यादा ताकतवर और अनोखा होता, अनोखी लूट की गिरती दर उतनी ही ज्यादा होती। फिर भी माइकल को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। गिरती दरें बस बहुत कम थीं। लेकिन एक्सट्रैक्शन ने सब कुछ बदल दिया। उसका सोलट्रेट सब कुछ निकाल सकता था। ये बात माइकल ने एक्सट्रैक्शन के दौरान प्राप्त अधिकांश जानकारी को पचाकर पहले ही समझ ली थी। हालांकि उसे अब पता चला कि सब कुछ निकालना उसकी आंखों को दिखाई देने वाली चीज से कहीं ज्यादा था। एक्सट्रैक्शन केवल 2 स्टार सोलट्रेट था, लेकिन यदि ओरिजिन एक्सपेंस के लिए अद्वितीय वस्तुओं की ड्रॉप दर को बढ़ाना वास्तव में संभव था, तो क्या ये चीट शीट रखने के बराबर नहीं था? माइकल के रोंगटे खड़े हो गए और उसके पूरे शरीर में उत्साह फैल गया। समन स्क्रॉल के टुकड़ों के अलावा मैं और क्या निकाल सकता हूं?
सीमा कहाँ है? क्या कोई सीमा है भी? वह हंसते हुए बोला, क्योंकि उसने जेम जगुआर के शव पर एक्सट्रैक्शन को पूरी तरह से जारी रखा था। ये सोचकर कि मैं एक टीआई क्षेत्र में पैदा होने के बाद उत्साहित हो जाऊंगा जो क्रूर जानवरों से भरा है जो मुझे एक ही वार से चीर सकते हैं। मैं पूरी तरह से पागल हूं। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए और उपन्यास पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओरिजिन एक्सपेंस रहस्यमय और अनोखा था। असल में कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आया है और इसके अस्तित्व का कारण क्या है। ओरिजिन एक्सपेंस के बहुत से पहलू विजय के खेल की तरह महसूस हुए, जिसमें राक्षसों को मारने से प्राप्त होने वाली अनोखी लूट भी शामिल थी। ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनोखी इमारतों, एक नौकरानी और कुछ अन्य वस्तुओं वाला एक क्षेत्र प्राप्त होता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी का प्रारंभिक बिंदु एक जैसा है। क्यों? ओरिजिन एक्सपेंस जैसे खेल जैसे क्षेत्र के साथ ओरिजिन एक्सपेंस की इच्छा और उसके रचयिता का क्या उद्देश्य था? कई सिद्धांत मौजूद थे, लेकिन कुछ ही लोकप्रिय थे। सबसे लोकप्रिय ये था कि मूल विस्तार का रचयिता एक सर्वशक्तिमान प्राणी था जो ब्रह्मांड से ऊब चुका था और थक चुका था। इस सिद्धांत में मूल विस्तार का निर्माण उसके मनोरंजन के लिए किया गया था, क्योंकि वह ब्रह्मांड की सभी जातियों को अधिक शक्ति प्राप्त करने, अपने क्षेत्रों का विस्तार करने तथा अपने विकास के लिए संसाधनों पर दावा करने के संघर्ष में एक दूसरे से लड़ते हुए देखता था। मूल विस्तार को एक प्रारंभिक बिंदु मानकर पूरे ब्रह्मांड में जीवन और भी दिलचस्प हो गया। आखिरकार ज्यादा प्रजातियों ने आसानी से ऐसी तकनीक हासिल कर ली, जिसके लिए उन्हें हजारों साल का शोध करना पड़ता। इसमें वह शक्ति भी शामिल नहीं थी जो अनगिनत प्रजातियों ने मूल विस्तार की सुप्त ऊर्जा को अवशोषित करके हासिल की थी। बेशक ओरिजिन एक्सपेंस के निर्माण के रहस्य के इर्द गिर्द कई और सिद्धांत घूम रहे थे, लेकिन कोई भी सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहा था। इसलिए वे सिर्फ सिद्धांत ही थे, तथ्य नहीं। लेकिन यदि मूल विस्तार के निर्माता के मन में कोई बुरी योजना भी थी, तो क्या इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ता है? मूल विस्तार हर दिन लूटा जाता था। हर कोई अपने युद्ध ऋण के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करता था, चाहे वह अपनी आयु बढ़ाने के लिए हो या मूल विस्तार के बाहर दूसरों से लड़ने के लिए, चाहे वह सुरक्षा के लिए हो या विजय के लिए। मूल विस्तार में प्राप्त संसाधन, तकनीक और कलाकृतियां अत्यंत मूल्यवान थीं, जो उस समय के एक अंश में ही किसी जाति की प्रगति को सहस्राब्दियों तक तेज कर देती थीं। और फिर ऐसे आत्मिक गुण भी थे जिन्हें हर प्राणी केवल मूल विस्तार में ही जागृत कर सकता था। यह अत्यंत मूल्यवान था, जिसे कोई भी खोना नहीं चाहेगा। माइकल भी इससे अलग नहीं था। वह भी ओरिजिन एक्सपेंस में ताकतवर बनने और अपनी दौलत का दावा करने के लिए आया था। बेशक उसके और भी लक्ष्य थे, लेकिन माइकल अपने भाई के लिए किए गए हर काम का बदला चुकाना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पूर्व सहपाठी जैसे बदमाश उसे अब और नीची नजर से न देख पाएं। एक लॉर्ड का दर्जा हासिल करना उनके जीवन को बदलने की बुनियादी जरूरत थी। हालांकि एक शक्तिशाली लॉर्ड बनकर ही यह सुनिश्चित करना संभव था कि उस समाज में, जहां यह माना जाता था कि शक्तिशाली ही सर्वोच्च है, कोई भी उन्हें परेशान न करे। लेकिन फिलहाल माइकल को इसे सहना ही होगा। 2 मिनट तक लगातार सोलिट्रेट का इस्तेमाल करने के बाद वह पूरी तरह थक गया। उसकी कमीज उसके शरीर से चिपक गई और उसकी कनपटियों से ठंडा पसीना टपकने लगा। मैं सचमुच कमजोर हूं, माइकल मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन वह खुद से पूरी तरह असंतुष्ट नहीं था। माथे से पसीना पोंछते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आए। जेम जगुआर के साफ सुथरे, सही सलामत शरीर के अंगों को अपने सामने फैला देखकर उसे खुद पर बहुत खुशी हुई। माइकल ने अभी तक निष्कर्षण का काम पूरा नहीं किया था, तथापि उसके सोलिट्रेट का 1 या 2 बार और प्रयोग करना ही काम पूरा करने के लिए पर्याप्त था। तब तक निष्कर्षण का उपयोग करने में उनकी दक्षता में सुधार हो जाएगा, जिससे संपूर्ण निष्कर्षण प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आ जाएगी। घर वापस आकर मुझे ऊर्जा संचार तकनीक पर ध्यान देना चाहिए, माइकल ने एक जरूरी काम मन ही मन सोच लिया। अब जब उसे पता चल गया था कि ओरिजिन एक्सपेंस की ऊर्जा कैसी होती है, तो उसे इसे इस्तेमाल करते समय अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए एक तकनीक के इस्तेमाल पर दोबारा विचार करना पड़ा। इससे उसके वॉर रून की शोधन प्रक्रिया में भी सुधार होगा। अगर तुम्हारे पास और ऊर्जा बची है तो क्या तुम कुछ और राक्षसों का शिकार कर सकते हो? अगर हो सके तो कुछ और। जेम जगुआर, मैं कुछ जांचना चाहता हूं, माइकल ने फेनरस से पूछा, जो चुपचाप उसे एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए देख रही थी। फेनरा ने उसे हल्का सा सिर हिलाया और जब उसकी जिज्ञासा शांत हो गई तो वह शिकार करने के लिए वापस मुड़ गया। क्या सभी वीरतापूर्ण संबंध इतने असभ्य होते हैं, गुरु? टियारा ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए उनके बगल में उकड़ू बैठते हुए पूछा।
जैसे ही उसने निकाले गए टेंडन, साफ और अक्षुण्ण हड्डियों और माइकल द्वारा जेम्स जगुआर से निकाले गए मांस को देखा, उसके हाथ भी अपने स्वामी के लिए कुछ करने और अपनी योग्यता साबित करने के लिए मचलने लगे। हालांकि उसे अभी तक अपने मालिक से कोई आदेश नहीं मिला था। मुझे नहीं पता, शायद, माइकल ने जवाब दिया, फेनरीर के रवैये पर ज्यादा ध्यान न देते हुए। वह समझ गया था कि फेनरीर को उसे अपना स्वामी और मालिक मानने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने जेम्स जगुआर के टेंडन और चमड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं लाश से अंग और जो कुछ भी निकाल सकता हूं, निकालता रहूंगा। इस बीच आप कुछ चमड़े की कुप्पियां क्यों न बना लें। जेम्स जगुआर के शरीर पर फर नहीं होता था, लेकिन उनका शरीर मोटी चमड़े जैसी त्वचा से ढका होता था। यही कारण था कि जेम्स जगुआर को कभी कभी ऐसे दृढ़ शिकारी कहा जाता था जिन्हें मारना मुश्किल होता था। माइकल थोड़ा थका हुआ था, फिर भी वह जमीन से उठा। वह पास के एक पेड़ के पास गया और उसकी हथेली में एक सुनहरी रोशनी कौंधी। उसकी हथेली में लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा बना, जिसे उसने टियारा को दे दिया। ये टुकड़ा वर्षावन के पेड़ की लकड़ी के अंदरूनी हिस्से से निकाला गया था, जिससे यह आम सुइयों से ज्यादा टिकाऊ हो गया। अपने स्वामी की क्षमता को देखकर टियारा की पूंछ बाईं से दाईं ओर हिलने लगी और उसने उत्सुकता से अपना सिर हिलाया। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं सैकड़ों चमड़े की कुप्पियां बना सकती हूँ। उसने माइकल द्वारा निकाले गए टेंडन और चमड़े के टुकड़ों को अपनी ओर बढ़ाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... कुछ ही काफी है। माइकल ने कुछ गहरी सांसें लेने के लिए बैठने से पहले बुदबुदाया। अभी सुबह का समय था, लेकिन माइकल पहले ही बुरी तरह थक चुका था। ओरिजिनल एनर्जी का एहसास होने से पहले ही अपने सोलिट्रेट का इस्तेमाल करना शायद कोई समझदारी भरा काम नहीं था। दुर्भाग्य से उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। आराम करने का कोई समय नहीं था। थोड़े समय के विराम के बाद माइकल जेम्स जगुआर की लाश के पास वापस लौटा। काम पूरा होने से पहले उसने उस पर 2 बार और एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। उसके सोलिट्रेट की बदौलत पूरी प्रक्रिया बड़े करीने से पूरी हुई और नतीजा लगभग एकदम सही था। जेम्स जगुआर के शरीर का हर हिस्सा साफ सुथरा और सही सलामत निकाला गया था। इस तरह वह चमड़े और टेंडन जैसे शरीर के कुछ अंगों का इस्तेमाल बिना किसी चिंता के कर सकता था। टेंडन साफ थे और चमड़ा भी। एक्सट्रैक्शन तकनीक का इस्तेमाल करके जेम्स जगुआर की लाश को साफ सुथरा काटने के बाद उन पर खून या मांस का एक भी कण नहीं बचा था। एक बार फ्लास्क बन जाने के बाद मैं राक्षसों का खून आसानी से निकाल और जमा कर पाऊंगा। दुर्लभ एक राक्षसों का खून कुछ तो कीमती होगा। माइकल ने जेम्स जगुआर के अवशेषों से पैसे कमाने के कई तरीके खोजते हुए सोचा। चमड़े की कुप्पी नमी बनाए रखने वाली शाखाओं से निकाले गए पानी को भरने के लिए भी उपयोगी थे। सूखी शाखाओं का इस्तेमाल फिर जलाओ लकड़ी के रूप में किया जा सकता था, जिससे बाकी समस्या हल हो जाती थी। जेम्स जगुआर के उच्च गुणवत्ता वाले मांस का क्या किया जाए। अपने सोलिट्रेट का भरपूर इस्तेमाल करने से उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो गई। इसलिए एक राक्षस का मांस खाना उसकी ऊर्जा की पूर्ति के लिए काफी होना चाहिए। एक टीलेस लॉर्ड होने के नाते, जिसने अभी तक अपने वॉर रूम को परिष्कृत नहीं किया था, माइकल का शरीर ज्यादा ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम नहीं था। इसलिए जेम्स जगुआर के मांस का एक छोटा सा हिस्सा खाने के बाद ही वह पूरी तरह भर जाएगा। ये सोचकर वह फिर से काम पर लग गया। वह मैदान से बाहर निकला, कुछ लकड़ी की टहनियां और मुट्ठी भर पत्ते उठाए और फिर वापस लौटा। शुरुआत में माइकल ने रत्न जगुआर की हड्डियों से एक घेरा बनाया, जिससे वह जो कैंपफायर जलाने वाला था उसे रोक सके। उसने अपने सोलिट्रेट से पत्तों और लकड़ी के अंदर की नमी निकाली और कैंपफायर जलाना शुरू कर दिया। फिर आग जलाने की एक आदिम विधि का इस्तेमाल करते हुए माइकल ने अगले 5 मिनट आग जलाई। लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाना एक आदिम तरीका था और इसके लिए अभ्यास और धैर्य दोनों की जरूरत थी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक काम कर गया। ओरिजिन एक्सपेंस में पहली बार प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति चकमक पत्थर या माचिस नहीं ला सकता था, इसलिए स्कूल में सभी को सूखी लकड़ी से आग जलाना सिखाया गया था। यह उन चीजों में से एक थी जो हर छात्र उत्तरजीविता कक्षाओं में सीखता था। अब जब आग जल चुकी थी, माइकल मांस को पकाकर उसे लकड़ी पर भूनना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर लगा वारून मंद मंद चमकने लगा। फेनरीर के वफादारी के बंधन में ऊर्जा का एक उभार फैल गया, जिससे उसका वारून ऊर्जा से भर गया। ऊर्जा का यह उभार गर्म और सुखदायक था। इसने युद्ध रून को स्वाभाविक रूप से परिष्कृत किया, उसकी शक्ति को थोड़ा बढ़ाया। लेकिन माइकल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भंडारण स्थान का विस्तार हुआ। माइकल समझ गया कि वॉर रूम का स्टोरेज स्पेस बढ़ गया था। यह ज्यादा तो नहीं था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही था।
उसने सुना था कि ज्यादातर लॉर्ड्स को अपने वॉर रूम को अपनी स्टोरेज स्पेस बढ़ाने लायक ऊर्जा सोखने में कई दिन लग जाते हैं। हालांकि वे लॉर्ड्स टियर एक मॉन्स्टर्स से भरे किसी वर्षावन में पैदा नहीं हुए थे। पहले महीने में तो उनका किसी टियर एक मॉन्स्टर से सामना भी नहीं होता, इतने भयंकर मॉन्स्टर को मारने की तो बात ही छोड़ दीजिए। सौभाग्य से माइकल के पास ऐसा कोई व्यक्ति था जो ठीक यही कर सकता था, एक टियर एक राक्षस को मारना। फेनरीर वर्षावन के घने जंगल से होकर दूसरे लुटिया एक जेम जगुआर को अपने पीछे खींचते हुए खुले मैदान में घुस गया। उसके बाएं हाथ में जो चांदी का भाला था वह खून से सना हुआ था, जबकि उसके दाहिने हाथ में जो शव था उसके पीछे खून के निशान थे। मुझे एक और मिल गया। फेनरीर की आवाज सुनकर माइकल की आंखें चमक उठी और वह जमीन से उछल पड़ा। ठीक है, मेरे पास फेनरर है, उसने याद किया और अपनी हथेलियों में उभरती सुनहरी रोशनी को देखकर उसकी अभिव्यक्ति और भी उज्जवल हो गई। कौन कहता है कि हमारा परिवार बदकिस्मत है? इन बेवकूफों को तो कुछ पता ही नहीं। क्या मैं बदकिस्मती को अवसर में बदल दूं? अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए और उपन्यास पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल, टियारा और फेनरीर केवल तभी काम करना बंद करते थे जब खाने का समय होता था। उन्हें अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करनी थी और टियर एक मॉन्स्टर मीट के स्वादिष्ट टुकड़े खाना इसका सबसे अच्छा समाधान था। यह मांस पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने के साथ साथ बेहद स्फूर्तिदायक भी था। यह स्वादिष्ट भी था। ग्रिल करके खाए गए मांस का स्वाद लेने के अलावा तीनों देर रात तक लगातार काम करते रहे। अगर रात में घने वर्षावन में फैला अंतहीन अंधेरा न होता तो माइकल और बाकी लोग शायद देर रात तक काम करते रहते। प्रकाश स्रोतों की कमी के कारण अंधेरे में काम करना संभव नहीं था। इसके अलावा आधे दिन काम करने के बाद सभी लोग थके हुए थे। फेनरा तब तक शिकार करता रहा जब तक बहुत अंधेरा नहीं हो गया। उसने सुरक्षा अवरोध का इस्तेमाल करके कुल 17 निम्न श्रेणी एक राक्षसों को मार गिराया और मारे गए राक्षसों के ऊर्जा अंश के जरिए वह निम्न श्रेणी 0 के शोधन स्तर तक पहुंच गया। फेनरा के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता। अपने असाधारण युद्ध अनुभव, स्थानिक जागरूकता और सजगता के कारण वह उच्च श्रेणी के राक्षसों का शिकार कर सकता था। उसकी ताकत को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंका जा सकता था क्योंकि वह क्षेत्र की सुरक्षा दीवार का इस्तेमाल करता था। उच्च श्रेणी के राक्षसों को घायल करना आसान नहीं था, चाहे फेनरा इसे कितना भी आसान क्यों न बना दे। इस बीच माइकल ने राक्षसों के शवों पर एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छी तरह से चीर डाला। उसने सबसे पहले उनके राक्षसी कोर और उनके सबसे कीमती अंग निकाले। इसके बाद माइकल ने राक्षसों के खून पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अशुद्धियों को छानने के लिए 2 बार उनका खून निकाला। इससे उसे सबसे शक्तिशाली खून मिला, जो टियारा द्वारा पहले से तैयार किए गए चमड़े के फ्लास्क में रखा हुआ था। चमड़े के फ्लास्क पर निशान लगाए गए थे ताकि सभी को पता चल सके कि खून किस राक्षस का है, इससे पहले कि उसे टियारा के वॉर रूम में सुरक्षित रखा जाए। उसके वॉर रूम का भंडार माइकल के मुकाबले बहुत बड़ा था, लेकिन वह सिर्फ दिया गया था। आखिरकार टियारा का वॉर रूम पहले से ही पहले स्तर पर था। जब माइकल को पहली बार इस बारे में पता चला तो वह उलझन में पड़ गया। किसी लॉर्ड की निजी दासी का किसी दूसरी जाति से होना, युद्ध रूम का स्वामी होना तो दूर की बात थी, पहले से ही बहुत असामान्य बात थी। हालांकि टियारा भी उतनी कमजोर नहीं थी। माइकल को बस शुरुआत में लगा कि वह इतनी शक्तिशाली नहीं है क्योंकि उसने अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया था। दिन भर में सब कुछ बदल गया। टियारा से घंटों बात करने और उसके काम को बारीकी से देखने से यह साफ हो गया कि उसके हाथ बहुत तेज हैं और उसे पता है कि वह क्या कर रही है। उसका विशाल भंडारण स्थान भी काम आया। एक युद्ध रूम के भंडारण स्थान में ऐसी सामग्रियां सुरक्षित रहती थीं जो कई दिनों तक ऐसे ही पड़े रहने पर खराब हो जाती। युद्ध रूम की इस बुनियादी समझ के साथ टियारा ने खुशी खुशी एक जीवंत फ्रिज में बदल जाना स्वीकार कर लिया। निकाले गए मांस, अंगों और रक्त को उसके युद्ध रूम के अंदर रखा गया था ताकि कुछ भी खराब न हो। वे किसी भी सामग्री को बर्बाद नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे भविष्य में काम आ सकती थी या मूल विस्तार के बाहर बेची जा सकती थी। माइकल अपने सोलर ट्रेड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता था। फिलहाल ओरिजिन एक्सपेंस की ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझने और सोलर ट्रेड की उपयोगिता पर अपनी पकड़ बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका था। वह बहुत सावधानी से काम करता था और कुछ भी नहीं फेंकता था। स्वामी के रूप में उसका जीवन अभी शुरू ही हुआ था और भविष्य के खर्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना जरूरी था। खैर, ये तो बात की बात थी। अब उसे और उसकी प्रजा को थोड़ा आराम करने की जरूरत थी। इसलिए वे सब जागीर में लौट आए। लकड़ी के घर में सभी के लिए एक कमरा तय था। वहां बहुत कम या बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं था
बस बिस्तर थे और वह काफी था। एक थकाऊ लेकिन फलदायी दिन के बाद माइकल बिस्तर पर लेट गया और वॉर रूम के अंदर भंडारण स्थान पर पहुंच गया। 3 साधारण समन स्क्रॉल, 108 समन स्क्रॉल के टुकड़े तथा एक वृक्ष गृह परिसर का खाका अंदर संग्रहित किया गया था। जब उसने कई बार मुट्ठी भर समन स्क्रॉल के टुकड़े निकाले तो एक हल्की सी चमक ने उन्हें घेर लिया। जैसे जैसे वह और टुकड़े निकालता गया, चमक और तेज होती गई। आखिरकार जब 25 समन स्क्रॉल के टुकड़े निकाल लिए गए तो वे हवा में मंडराने लगे। ये टुकड़े एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए एक दूसरे से जुड़ गए और एक हो गए। धीरे धीरे चमक मंद हो गई और एक नवनिर्मित समन स्क्रॉल माइकल के हाथों में आ गिरा। 25 टुकड़ों से मिलकर एक पूरा समन स्क्रॉल बनता है। ये तो बढ़िया है, माइकल ने उत्साह से सोचा। फिर उसने वही पौराणिक प्रक्रिया 3 बार दोहराई। अब उसके पास 7 साधारण समन स्क्रॉल और एक ब्लूप्रिंट था। भले ही फेनरिर ने अपने से एक स्तर ऊपर के राक्षसों को मार डाला हो, फिर भी 20 से कम राक्षसों से इस तरह की लूट हासिल कर पाना वाकई पागलपन था। उनका सोलर ट्रेट एक्सट्रैक्शन वाकई ऐसा था जिसे दूसरे 2 स्टार सोलर ट्रेट्स के बराबर नहीं रखा जा सकता था। माइकल इसे 4 स्टार सोलर ट्रेट से कभी नहीं बदलेंगे, भले ही उन्हें मौका मिले। वह आरामदायक बिस्तर पर लेटे लेटे बुरी तरह थक गया था और सोने के लिए तैयार था, लेकिन मन में उमड़ते घुमड़ते विचारों ने उसे सोने नहीं दिया। आज का दिन वाकई दिलचस्प था। किसने सोचा था कि मैं एक वर्षावन में एक मॉन्स्टर से घिरा हुआ पहुंच जाऊंगा। खैर, हीरोइक समन की बदौलत मैं इस स्थिति को बखूबी संभाल पाया। फेनरा थोड़ा अमित्र है और मैं भविष्य में भी उसे मेरे प्रति दोस्ताना व्यवहार करते हुए नहीं देख सकता, लेकिन सब ठीक होना चाहिए। उद्धरण ... ये हो गया है। फेनरा, मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ से आया है। उसका नाम इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। क्लीव फेनरा। माइकल कुछ देर फेनरा के बारे में सोचता रहा। पल पल उसकी पलकें भारी होती जा रही थीं और वह खुद को स्वप्नलोक से बाहर नहीं रख पा रहा था। किस परिवार के काले बाल और काली आंखें हैं। एथलेटिक लेकिन भारी नहीं, भाला कला। क्लीव। अपनी आंखें खुली रखने में असमर्थ माइकल आखिरकार सो गया। दिन भर उसने जो शारीरिक श्रम किया था वह उतना थकाऊ नहीं था। हालांकि बार बार अपनी आत्मा शक्ति को पूरी शक्ति से प्रकट करने से वह शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों ही तरह से थक गया था। उन्हें कुछ देर सोने की जरूरत थी, कम से कम तब तक जब तक सूरज फिर से न उग जाए और लौट के रूप में उनके जीवन का दूसरा दिन आधिकारिक रूप से शुरू न हो जाए। गहरी नींद में सो रहे माइकल को एक जाना पहचाना दृश्य फिर से दिखाई दिया। उसने इसे एक दिन पहले ही देखा था, लेकिन उसने खुद को फिर से एक अराजक युद्ध क्षेत्र में पाया। खून से सने भाले को कसकर पकड़े और फटे हुए काले चमड़े के कवच को पहने एक आदमी अपने विरोधियों के सामने धूर्त मुस्कान के साथ खड़ा था। उसके काले काले बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर चोटों से क्षत विक्षत था। फिर भी उसने जख्मों की परवाह न करते हुए अपनी निगाहें उस विशाल विस्तार पर घुमाईं। उसकी जीवंत आंखें और उसकी तेज निगाहें चारों ओर से उसे घेरे हुए दुश्मनों पर नजर गड़ाए हुए थीं। कोई रास्ता नहीं था। आदमी जानता था कि यही मर जाएगा, लेकिन आसन मृत्यु के सामने भी उसके चेहरे पर कोई कमी नहीं आई। वह उपहास से भरा हुआ था और वह सीधे माइकल को घूर रहा था। तभी उस आदमी के बगल में एक परिचित, गंभीर दिखने वाले आदमी की एक भ्रामक अर्ध पारदर्शी छवि प्रकट हुई। दोनों ने अलग अलग कवच पहने थे और अलग अलग दिखने वाले भाले लिए हुए थे, लेकिन उनकी आंखें और बाल एक जैसे थे। यहां तक कि उनके हाव भाव भी एक जैसे थे। भ्रमात्मक छवि और वह व्यक्ति धीरे धीरे एक हो गए। अब वे एक ही व्यक्तित्व थे। क्या ऐसा नहीं है, माइकल ने सोचा। उसके चारों ओर का स्थान एक बार फिर मुड़ गया। उसे स्वप्न से बाहर निकाला गया और वह सदमे से हौंफते हुए जाग उठा। सुबह का समय हो चुका था और खुली खिड़की से सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। लॉर्ड के रूप में उनका दूसरा दिन अभी अभी आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन माइकल इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा था। उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। सहज ही उसने अपनी छाती की ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई बड़ा छेद तो नहीं है। यह एक सपना था, है ना? उसने अचानक अपनी छाती की ओर देखा और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। हालांकि फेनरिर और उस व्यक्ति की छवि, जिसे माइकल ने फैन परिवार के पहले पूर्वज के रूप में याद किया था, बिना किसी बदलाव के एक साथ मिल जाने से वह स्तब्ध रह गया। ओह, भाड़ में जाओ। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए और उपन्यास पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। असंभव है। सही है। माइकल घबराहट में कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगा रहा था।
उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और ये तय करना मुश्किल था कि माइकल अब भी होश में है या खो गया है। उसका मन बार बार उस सपने को स्पष्टता से दोहराता रहा, सपने के हर पल को याद करता रहा। क्लीव फेनरिर और फैंग परिवार के पहले पूर्वज दोनों की तस्वीरें उसके दिमाग से कभी नहीं गईं। वे बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, चाहे मैं कितना भी अंतर ढूंढने की कोशिश करूं। वे निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति हैं। माइकल को लगा जैसे वो पागल हो रहा है। क्या ओरिजिन एक्सपेंस ने उसे हीरोइक समन देकर हद पार नहीं कर दी थी, जो कि एक बकवास चीज साबित हुई। फैंग परिवार के पहले पूर्वज को माइकल से बेहतर कोई नहीं जानता था। वह उस पुरानी फटी हुई किताब में लिखी हर पंक्ति को शब्दशः सुना सकता था क्योंकि उसने उसे 10 से ज्यादा बार पढ़ा था। माइकल को ओरिजिन एक्सपेंस के बारे में ज्यादातर माता पिता द्वारा अपने बच्चों को सुनाई जाने वाली परिकथाओं से ज्यादा यथार्थवादी कहानियां पसंद थीं। छोटी उम्र से ही माइकल जानता था कि ओरिजिन एक्सपेंस एक खजाना और कब्रिस्तान दोनों है। रातों रात अमीर बनना तो संभव था ही, लेकिन एक पल में मौत भी हो सकती थी। द लीजेंड ऑफ द कैलामिटी में लिखी गई यथार्थवादी कहानी उनके पहले पूर्वज के जीवन को दर्शाती है। ये स्पष्ट रूप से उनके पूर्वज का एक दुखद जीवन था, जो विश्वासघात, प्रियजनों की मृत्यु और राज्यों और साम्राज्यों से घिरे होने के बावजूद ध्यान का केंद्र बने रहने से भरा था। दुर्भाग्य से पहले पूर्वज ने कभी सही रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की। वह पतन की ओर अग्रसर हुआ और मूल विस्तार में प्राप्त शक्ति के कारण भ्रष्ट हो गया। पहले पूर्वज की अंततः उत्पत्ति विस्तार में मृत्यु हो गई, और यही वर्तमान स्थिति का कारण बना। माइकल को लगा कि उसके परिवार की बदकिस्मती ही इसके लिए जिम्मेदार है। उनकी बदकिस्मती के कारण एक वीर बुलावा आया। उनके परिवार का पहला पूर्वज एक सच्चा और कर्मठ व्यक्ति, जो अपने ही लोगों और भरोसेमंद साथियों का कत्लेआम करने के लिए जाना जाता था। विभिन्न कष्टों से गुजरने के बाद पहले पूर्वज को आपदा नाम दिया गया क्योंकि वह जहां भी जाता था वहां अराजकता और आतंक फैला देता था। क्या उसे अपने अतीत के बारे में सब कुछ याद है, या उसकी यादें सीलबंद हैं? माइकल ने सोचा, और वह वहीं रुक गया। फेनरर अपने पहले पूर्वज की तरह घमंडी और पराक्रमी नहीं था। इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि फेनरर का अभिनय कौशल असाधारण था, या फिर फेनरर को अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर क्या था? ज्यादातर बुलाए गए लोग अपने जीवन को याद करते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। यादों की मात्रा और गुणवत्ता उनके पिछले जीवन की उपलब्धियों और बुलाए गए व्यक्ति की जन्मजात क्षमता को मिलाकर उनकी स्टार रेटिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या इसका मतलब है कि वह सब कुछ जानता है? माइकल को कैलामिटी की उपलब्धियां साफ साफ याद थीं। वह ये भी जानता था कि कैलामिटी ने एक 8 स्टार सोलर ट्रेड को जगा दिया था। इन दोनों बातों को मिलाकर फेनरर का हीरोइक समन बनना नामुमकिन था। उसकी उपलब्धियों और जन्मजात प्रतिभा को देखते हुए उसे 8 स्टार समन मिलना चाहिए। माइकल ने सोचा। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ता जाता। उसके दिमाग में तेज सिरदर्द होने लगा और उसे अपने बाल नोचने का मन करने लगा। जब तक फेनरर को विपत्ति के रूप में अपने पिछले जीवन की याद नहीं आती, तब तक सब ठीक रहेगा। हालांकि अगर उसे अपने बुरे कर्मों या पिछले जीवन की कुछ भावनाओं की याद आती, तो ओरिजिन एक्सपेंस को विपत्ति के दूसरे आगमन का सामना करना पड़ता। बिना किसी शक के मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि उसने अपनी पिछली जिंदगी की यादें या भावनाएं बरकरार रखी हैं? उसे उकसाने से काम चल जाएगा, पर मैं तो मर जाऊंगा, ये तो पक्का है। माइकल ने अपने बालों में हाथ फेरा और कुछ लंटे उखाड़ दी। क्या कोई आसान तरीका नहीं है? उसने अपने नीचे कदमों की आहट सुनी, इतनी ज्यादा कि एक व्यक्ति एक साथ नहीं सुन सकता था। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि टियारा और फेनरिर दोनों जाग गए होंगे। उनके कदमों की आहट सुनकर माइकल का दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं टियारा को उस आदमी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने चिंतित होकर सोचा। एक पल बाद वह बेडरूम से बाहर चला गया। सोचो माइकल, कोई आसान तरीका होना चाहिए जिससे गुप्त रूप से पता लगाया जा सके कि क्या फेनरर सचमुच बकवास है, या वह अभी भी कहानी की शुरुआत वाला मासूम बच्चा है। सोचो। माइकल दूसरी मंजिल के गलियारे से होते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ताकि दूसरों से मिल सके, जबकि उसका दिमाग किसी समाधान पर पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ था। माइकल ने अब ये सवाल भी नहीं किया कि क्या फेनरर उसके परिवार का पहला पूर्वज था। यह तर्कसंगत नहीं था, लेकिन ओरिजिन एक्सपेंस को उसके परिवार को धमकाना बहुत पसंद था। लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि फेनरर पहले पूर्वज जैसा दिखता था, भला चलाता था और वह एक वीर समन था। माइकल को वह समय भी याद आया जब फेनरिर पहले राक्षस का शिकार करने के लिए खुले मैदान से निकला था और हवा का एक हल्का झोंका उसके चेहरे से टकराया था।
झोंके ने उसके कान के पीछे एक तिल दिखा दिया था। उसका आकार अजीब था, मानो वह कोई निशान हो। अब जब उसने उस बारे में सोचा तो माइकल को याद आया कि उसके भाई ने पहले भी उसी निशान के बारे में उसका मजाक उड़ाया था। डैनी के पास ये तिल नहीं था, लेकिन उसने कहा कि फैंग परिवार के कुछ सदस्यों के दाहिने कान के पीछे ये तिल होगा। यह इस बात को पुख्ता करने के लिए काफी था कि फेनरिर ही उनका पहला पूर्वज था, बस उसकी पिछली यादों और भावनाओं का सवाल बाकी था। उसका स्पी। माइकल ने चिल्लाकर अपना मुंह बंद कर लिया और उसे दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी भाला कला। इस फटी हुई किताब में आपदा की भाला कला का न तो अक्सर जिक्र था और न ही इसका विस्तृत विवरण, लेकिन इसे अक्सर एक घटिया या दुष्ट भाला कला ही बताया गया था। सिर्फ एक बार इसे एक ऐसी घटिया तकनीक के रूप में वर्णित किया गया था जो धारक की सच्ची भावनाओं और दखलंदाज विचारों को अपनी नींव बनाती है। भाला कला में जितनी ज्यादा महारत होती, उनके दखलंदाज विचारों को नजरअंदाज करना और अपनी असली भावनाओं को छिपाना उतना ही मुश्किल होता। फटी हुई किताब में लिखी बात याद करके उसके होठों पर एक जीवंत मुस्कान उभर आई। माइकल को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। अगर फेनरा दुष्ट भाला कलाओं का इस्तेमाल कर सकता था, तो इसका मतलब था कि उसे विपत्ति के रूप में अपना जीवन याद आ गया था, और वह उसके और टियारा दोनों के सामने बस गूंगा बनकर ताकत इकट्ठा कर रहा था और हमला करने के सबसे अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था। भले ही उसे विपत्ति के रूप में अपना जीवन याद न हो, दुष्ट भाला कलाओं का अभ्यास करने का मतलब था कि फेनरा देर सवेर दुष्ट बन ही जाएगा। फेनरा अभी भी कमजोर था और टिया एक मॉन्स्टर्स का आसानी से शिकार करने के लिए उसे इलाके के सुरक्षा घेरे की जरूरत थी। लॉर्ड की मृत्यु के साथ सुरक्षा घेरा भी गायब हो जाता। फेनरा को समझ जाना चाहिए था कि टियारा भी एक नौकरानी थी। टियारा के उसके साथ रहते हुए माइकल पर हमला करना उसके लिए अभी तक संभव नहीं था। मुझे आशा है कि आप घृणित भाला कला का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अन्यथा। माइकल ने दृढ़ता से सोचा, सुरक्षा अवरोध के अंदर खून बहेगा। वह सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर भूतल पर पहुंच गया। ओरिजिन एक्सपेंस में यह उसका सिर्फ दूसरा दिन था, लेकिन माइकल समझ गया था कि आज खून खराबा और अराजकता का दौर शुरू हो जाएगा। गुरुजी, मूल विस्तार में आपकी पहली रात कैसी रही? क्या आपको अच्छी नींद आई? अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए और उपन्यास पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर, आपकी पहली रात कैसी रही? क्या आपको अच्छी नींद आई? टियारा ने चिंता से माइकल की ओर देखते हुए पूछा। अब जब माइकल को फेनरिर की असली पहचान पता चल गई थी, तो उस पर टिकी निगाहें मानो उसकी त्वचा में चुभती हुई गर्म सुइयां चुभ रही हों। टियारा शायद पहले जैसा ही व्यवहार कर रही होगी, उत्साहित और खुश कि माइकल अभी तक बाहरी दुनिया में नहीं गया, लेकिन फेनरिर उसे सिर से पैर तक साफ साफ परख रही थी। हो सकता है कि यह घटना एक दिन पहले ही घटित हो चुकी हो और माइकल को इसकी भनक न लगी हो। बहरहाल अब उसे फेनरिर की हर हरकत का पूरा एहसास था। मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित था, सो नहीं पाया। मैं अभी तो बिल्कुल गड़बड़ लग रहा हूं, माइकल ने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। फेनरिर की तीखी नजरों का एहसास होते ही उसने बीच में ही अपना जवाब बदल दिया। माइकल ने ये देखा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके गले को दबा रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो गया और उसे पसीना आ गया। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। कृपया हमारी इस परेशानी को लेकर इतना परेशान मत हो, टियारा ने चिंता से कहा। अगर तुम पर्याप्त नींद नहीं लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। हमें तुम्हारी भरपूर ऊर्जा की जरूरत है। टियारा के रोएदार कान लटक रहे थे और उसकी पूंछ भी हमेशा की तरह नहीं हिल रही थी। उसने भी उदास भाव से नीचे देखा। आखिर इस लड़की को क्या हो गया है? माइकल ने सोचा, लेकिन उसकी बनावटी मुस्कान जल्द ही एक सच्ची मुस्कान में बदल गई। ये देखकर कि कोई उसकी भलाई की परवाह करता है, उसे बहुत अच्छा लगा और उसकी चिंता की असली वजह कोई मायने नहीं रखती थी। वह एक कदम आगे बढ़कर टियारा के पास गया और उसके माथे पर हल्के से हाथ फेरा, जिससे सिल्वरफेन टाइगर फोक की दासी को ऊपर देखने पर मजबूर होना पड़ा। उसकी मुस्कान देखकर टियारा को थोड़ा सुकून मिला। उसने अपने दिल को शांत करने के लिए अपनी छाती पर हल्के से थपथपाया और अपने वॉरून से कुछ निकाला। समनिंग गेट ने आज सुबह एक स्क्रॉल प्रस्तुत किया। उसने एक साधारण समनिंग स्क्रॉल को आगे बढ़ाते हुए कहा। लॉर्ड होने का एक और फायदा ये था कि उन्हें बस निष्क्रिय रहकर और दिन गुजरने देकर समन स्क्रॉल मिलते थे। समन गेट से हर दिन एक साधारण समन स्क्रॉल निकलता था। साधारण समनिंग स्क्रॉल के जरिए बुलाए गए ज्यादातर विषय बिना तारों वाले या एक सितारा समन वाले होते, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी बात थी। धीरे धीरे लेकिन लगातार एक छोटा कार्यबल अस्तित्व में आता। क्यों न आज हम सारे समन स्क्रॉल इस्तेमाल कर लें?
अभी तो सुबह का समय है, इसलिए कुछ और मददगार हाथों की मदद से हम बहुत सारा काम निपटा लेंगे। टियारा ने उत्साह से अपने हाथ मलते हुए प्रस्ताव रखा। ये स्पष्ट था कि उनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए तथा अतिरिक्त कार्यबल का उपयोग कुछ आवास बनाने, फेनरीर को शिकार में सहायता करने आदि के लिए किया जाए। हालांकि माइकल अभी किसी को भी बुलाना नहीं चाहता था। क्यों? उसके इलाके में एक संभावित पागल सीरियल किलर मौजूद था। क्या वाकई और बहाने बनाने की जरूरत थी? माइकल को पहले से ही टियारा को इस झंझट में घसीटने का बुरा लग रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह उसे दूर भेज सकता था। वह उस इलाके के बाहर ही मर जाती क्योंकि उसकी सुरक्षा घेरे के बाहर बहुत सारे शक्तिशाली राक्षस थे। मैं विषयों को बुलाने का काम दोपहर तक या कल सुबह तक टाल दूंगा। कुछ चीजें हैं जिनका मुझे परीक्षण करना है और मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, माइकल ने यथासंभव शांति से कहा, यह जताने की कोशिश करते हुए कि उसके पास एक ठोस योजना है और पूरे दिन के लिए उसका कार्यक्रम तय है। उसके पास कुल 8 साधारण समन स्क्रॉल थे। इतने अतिरिक्त सहायक हाथों से वे कुछ आवास बना सकते थे और एक अधिक कुशल शिकार प्रणाली बना सकते थे। धीरे धीरे और स्थिरता से ही रेस जीती जाती है, माइकल ने बीच बीच में फेनरीर की ओर देखते हुए कहा। और मैं हर हाल में जीतना चाहता हूं। वह जानता था कि उसे फेनरीर को इतना नहीं देखना चाहिए क्योंकि फेनरीर को लग सकता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन माइकल कुछ नहीं कर सकता था। उसे ये भी डर था कि कहीं उसकी जबान फिसल न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। तुम थके हुए लग रहे हो, फेनरीर। क्या कल की तरह पूरा दिन शिकार पर जाना ठीक रहेगा? माइकल ने चिंतित होने का दिखावा करते हुए पूछा। लेकिन मन ही मन माइकल खुश था कि फेनरीर की आंखें धंसी हुई और लाल थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे थैलियां थीं जिससे वे सूजी हुई लग रही थीं। फेनरा को स्पष्ट रूप से नींद नहीं आई थी, जिसका फायदा उठाया जा सकता था। मैं ठीक रहूंगा, मुझे सारा दिन शिकार करना पसंद है, फेनरीर ने माफी मांगते हुए जवाब दिया। वह लकड़ी की हवेली छोड़कर शिकार पर जाने के लिए उत्सुक लग रहा था। क्या तुम सच में नाश्ते में कुछ नहीं खाना चाहती, फेनरीर? दोपहर के भोजन तक तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, टियारा ने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन फेनरीर पहले ही लकड़ी के मनों से बाहर निकल चुकी थी। क्या उसने मुझे अनदेखा किया या उसने मेरी बात सुनी ही नहीं? टियारा बुदबुदाई जब उसने देखा कि फेनरीर भी मुड़ा नहीं। हालांकि उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। टियारा बहुत खुश थी कि उसके प्रभु ने उससे बाहरी दुनिया में वापस जाने के लिए नहीं छोड़ा, इसलिए आज सुबह कोई भी चीज उसके उत्साह को कम नहीं कर सकी। आप ऐसी कौन सी चीज परखना चाहते हैं जो अन्य विषयों को नहीं दिखनी चाहिए, गुरु? उसने चमकती आंखों से माइकल की ओर मुड़ते हुए पूछा। टियारा को लगा कि जरूर कोई राज होगा जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसके स्वामी और प्रजा को बुलाने में देर नहीं करेंगे। वह समझ गई कि उसके स्वामी गूंगे नहीं हैं, यानी कुछ तो जरूर है जो वे छिपा रहे हैं। इससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मैं आपको बाद में बता सकता हूं, शायद, माइकल ने हल्का नाश्ता करने से पहले जवाब दिया, जिसमें मांस और अधिक मांस शामिल था। उन्हें अभी जंगल से फल और अन्य सामग्री इकट्ठा करनी थी, इसलिए कुछ समय तक उनके भोजन में केवल मांस ही शामिल होता, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं थी। फेनरा का वफादारी का बंधन बिल्कुल नहीं बदला, माइकल ने नाश्ता करते हुए देखा। टियारा का वफादारी का बंधन पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा अलग था, लेकिन फेनरा का वही था। उसने शांत रहने और ज्यादा अजीब व्यवहार न करने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा कैसे करे। शांत हो जाओ और अपनी योजना पर काम शुरू करो। माइकल ये जानना चाहता था कि क्या फेनर अपने शिकार को मारने के लिए दुष्ट भाला कला का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह तुरंत उसके पीछे नहीं भागा। ऐसा लग रहा था कि फेनर सोया नहीं था और उसने नाश्ता भी नहीं किया था। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि फेनरीर थोड़ा और थक जाएगा, थोड़ा और इंतजार करना बेहतर था। थकान और नींद की कमी उसे अपनी सतर्कता कम करने पर मजबूर कर देगी और इस तरह माइकल के लिए अपनी योजना को अंजाम देना आसान हो जाएगा। मैं पेड़ों और जमीन से मजबूत लकड़ी और पत्थर निकालूंगा। या तो आप उन्हें अपने युद्ध रूम में जमा कर सकते हैं या लकड़ी के मनों के अंदर किसी खाली कमरे में रख सकते हैं, माइकल ने काम शुरू करने से पहले प्रस्ताव रखा। अगले कुछ घंटों में पिछले दिन से कुछ भी अलग नहीं लगा। फेनरा ने राक्षसों का शिकार करने के लिए सुरक्षा अवरोध का इस्तेमाल किया, फिर उनकी लाशें इकट्ठा करके उसे समाशोधन के अंदर ले गया, जहां माइकल अपने सोलट्रेट से शरीर को लगभग पूरी तरह से चीर फाड़ देगा। दोपहर के भोजन का समय होने तक कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। फेनरा ने कुल 10 लुटिया एक मॉन्स्टर्स को मार गिराया था, जिसके बदले में उसे एक पूरा किया गया समनिंग स्क्रॉल और 59 समनिंग स्क्रॉल के टुकड़े मिले।
इस बीच टियारा और माइकल अपने आसपास से संसाधन इकट्ठा करने में लगे रहे। टियारा को समझ नहीं आ रहा था कि माइकल अपने इलाके में क्यों इधर उधर भाग रहा है और अपने सोलिट्रेट से संसाधन इकट्ठा कर रहा है, जबकि वह तो शिकार के लिए भी लोगों को बुला सकता है। फिर भी वह चुप रही। उसका काम अपने मालिक को सिखाना नहीं बल्कि उसकी आज्ञाओं का पालन करना था। जब वह दोपहर का खाना तैयार करके परोसने ही वाली थी कि माइकल ने अचानक कहा कि वह जाकर फेनरीर को बुलाएगा। वह उस रास्ते से चला गया जिस तरफ फेनरीर कुछ देर पहले गई थी और टियारा को अकेला छोड़ गया था। क्या ये वाकई ठीक है? क्या गुरु इतने ज्यादा चुलबुले और दयालु नहीं हैं कि वे स्वामी न बन पाए? अपने स्वामी की पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया। टियारा को माइकल जैसे लोग पसंद थे क्योंकि वे अपने और दूसरों के प्रति सच्चे थे। दुर्भाग्य से कुछ लोग माइकल को आसानी से धोखा देने वाला समझते थे। इस बात की बहुत संभावना थी कि कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए उसके स्वामी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। टियारा इस बात को अच्छी तरह समझ गई। उसने सिर हिलाकर मन में उभरती अतीत की यादों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और उसकी आंखों में एक चमक उभर आई। ऐसी स्थिति में मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मालिक ठीक हो जाएं। तभी शायद वह रुक गई और काम पर वापस चली गई। इस बीच माइकल घने वर्षावन से होकर आगे बढ़ रहा था। वर्षावन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सुरक्षा अवरोध के अंदर था, फिर भी उसे अवरोध तक पहुंचने में कुछ समय लगा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे लड़ाई की धीमी और दूर से आती आवाज सुनाई दी। जब तक वह झाड़ियों से होकर निकला, माइकल केवल युद्ध का अंत ही देख पाया था। फेनरा ने 2 लुटिया एक मॉन्स्टर्स जेम जैगुआ की एक जोड़ी से लड़ने के लिए सुरक्षा अवरोध का इस्तेमाल किया था। उनमें से एक पहले से ही जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल था। जेम जगुआर सुरक्षा घेरा तोड़कर फेनरीर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जिसका चांदी का भाला गहरे बैंगनी रंग में लिपटा हुआ था। आगे बढ़ते हुए उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़े हुए थे। फेनरा ने चांदी का भाला आगे बढ़ाया और सीधे उस राक्षस पर निशाना साधा। यह एक साधारण हमला था जिसमें कोई अनावश्यक शालीनता या शान नहीं थी। हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। भाला रत्न जगुआर के गले में घुस गया और कुछ ही सेकंड में राक्षस की जान चली गई। वाह! माइकल विस्मय से बस यही सोच पाया। फेनरीर के भाले की कलाकृति देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा और गला साफ करते हुए उसके चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान आ गई। फेनरा आश्चर्य से पीछे मुड़ा, अपने अगले प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए तैयार था। तभी उसने देखा कि माइकल उसके चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान के साथ हाथ हिला रहा था। बहुत बढ़िया मार डाला फेनरीर, दोपहर का भोजन तैयार है। जब फेनरा को एहसास हुआ कि उसके पास कोई राक्षस नहीं बल्कि क्षेत्र का स्वामी आया है, तो वह निश्चिंत हो गया। माइकल तो बस एक खुशमिजाज बच्चा था जो स्वामी इसलिए बना क्योंकि ओरिजिन एक्सपेंस में हर कोई शुरू से ही स्वामी था। वह खतरनाक नहीं था, उसके पास शुरू में कोई हथियार भी नहीं था। इस प्रकार फेनरा ने भाला एक तरफ रख दिया और दोनों लाशों को सुरक्षा घेरे के अंदर खींच लिया। उसने माइकल को आते देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। मुझे उनमें से एक ले जाने दो, माइकल ने पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए कहा। उनका अभिनय कौशल शीर्ष स्तर का था, यहाँ तक कि अगर वे स्वयं को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते तो भी उन्हें ये पता नहीं चलता कि उनका दिमाग अस्त व्यस्त था। भाला कला, यह आपदा है। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए और उपन्यास पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।